नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे ये साइंस की जो सीरीज चल रही थी भौतिक विज्ञान की, आज उसकी 8वीं क्लास है और प्रकाश का हमारा 3rd पार्ट है, जिसमें जो भी क्वेश्चन हमारे प्रकाश चैप्टर के बचे हुए हैं वो सारे मैं पूरे करवाऊंगा इस चैप्टर में। इससे पहले 50-50 क्वेश्चन के 2 सेट मैंने करवा दिए हैं, वो चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है उसका। और आगे के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बचे हुए हैं घटना चक्र के, वो हम पूरे करेंगे इस चैप्टर में, इस भाग में। तो चलते हैं बिना देर करे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें लिखा है जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो जल के अंदर जो वायु का बुलबुला है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? वो अपसारी लेंस की जैसे व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखते हैं तो उसकी न्यूनतम जो ऊंचाई है वो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं 2010, 11, 14 ये भी पीसीएस में आया हुआ है और टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो न्यूनतम लंबाई जो होगी वो इसका जो दूरी दे रखी होगी, जितना लंबा व्यक्ति है उसका आधा कर देंगे। तो इसका जो आधा करेंगे वो 1.75 मीटर हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए जो लेंस लिया जाता है वो उत्तल लेंस लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आइए इन कथनों को हम पढ़ लेते हैं। पहला दे रखा, व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टतः देख सकता है, ये सही है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, ये भी सही है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये भी सही है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे गलत है क्योंकि इसमें जो एक सही नहीं है ये पूछा था, इसलिए डी इसका सही नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसे हम अवतल या अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसको कॉनकेव लेंस को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है। तो ये जो ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। तो निकट दृष्टि दोष की जो दोष मुक्ति होती है वो अवतल लेंस द्वारा होती है। सब अच्छे क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछता है, तो सभी तरीके के मैंने क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता। बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका क्या कारण होता है? तो दोस्तों, इसका जो कारण होता है, ये आंखों में जो स्थित होता है कौन फोटो रिसेप्टर तीव्र प्रकाश की स्थिति में कार्य करने के लिए अधिक अनुकूल होते हैं, जबकि रोड रिसेप्टर अंधेरे में कार्य करने के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। तो तीव्र प्रकाश में रोडोप्सिन यानी रोड रिसेप्ट समाप्त हो जाता है या खत्म हो जाता है, जबकि अंधेरे में रोडोप्सिन के पुनः विरचन या पुनः संश्लेषण हो जाने के कारण अंधेरे में रखी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो तीव्र प्रकाश के क्षेत्र में अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर पुतली के आकार में परिवर्तन भी होता है, जिससे आंखों को अंधेरे के प्रति अनुकूलित होने में कुछ समय लगता है। तो इस हिसाब से देखें तो इसका ए, बी और सी तीनों सही होंगे, ठीक है, और चौथा इसमें गलत होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? जो पढ़ने में हम ग्लास यूज करते हैं वो किस प्रकार के लेंस किससे बनते हैं दोस्तों? वो जो बनते हैं उत्तल लेंस से बनते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, आंख में संकेंद्रण होता है। तो आंख में जो संकेंद्रण होता है वो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ये जरूर ध्यान दिया करें, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दबाजी में इसे हम नहीं पढ़ पाते हैं, सही नहीं है, तो अक्सर हम गलत कर जाते हैं। तो जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं अपने आप को संयम देना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए। बहुतों के साथ कम से कम भी नहीं तो 75% लोगों के आंसर इस तरह के गलत होते हैं। तो इसमें कथन दे रखे हैं, आइए उन्हें पढ़ लेते हैं। मृग तृष्णा एक प्रकाशी भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से उत्पन्न होता है। तो ये बिल्कुल सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान, नाक, गले की जांच के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है, ये गलत है, क्योंकि हेड मिरर का प्रयोग डॉक्टर द्वारा कान, नाक, गले की जांच करने के लिए किया जाता है। ये एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है। तो ये ऊपर के जो थे ये बिल्कुल सही थे, ये गलत था, इसलिए यह आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा होता है? वह जो होता है नतोदर दर्पण होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ये आप सभी को पता होगा, 25 सेंटीमीटर दूरी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 117, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। ये काफ़ी बार पूछा गया है घुमा फिरा कर, आप सभी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो। आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो आंख के जो लेंस की फोकल दूरी है वह किसके कार्य से परिवर्तित होती है? ये आप सभी को पता होगा। ये जो सिलियरी मांसपेशी जो होती हैं आँख में उसके द्वारा होती है, ठीक है।
सिलेरी मांसपेशियों के शिथिलन और संकोचन से आँख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है, जिसके उपरांत आँख के लेंस की फोकल दूरी परिवर्तित हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो लेंस की शक्ति जो मापी जाती है वह डायोप्टर में मापी जाती है, आप सभी को पता होगा। लेंस की क्षमता या शक्ति जो मतलब डायोप्टर में नापी जाती है, और उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है P बराबर 1/f। इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ P शक्ति होती है, F फोकल दूरी होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक, निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। P बराबर क्या होता है, फॉर्मूला P बराबर 1/f होता है, ठीक है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। F बराबर दे रखा है फोकल दूरी 100/P सेंटीमीटर में निकालेंगे हम। यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है, और जो मीटर में दिया रखा होता तो 100 नहीं लेते हम। तो क्या हो जाएगा 100/2, ये 50 बार चला जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, धूप के चश्मे की पावर होती है। तो धूप के चश्मे की जो पावर होती है वो 0 डायोप्टर होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस, जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे हुए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा। तो इस युग्म का जो व्यवहार होगा वो अपसारी लेंस की भांति नहीं होगा, अपसारी लेंस की भांति नहीं होगा, अभिसारी के कांच की समतल चादर की भांति होगा। ये सही है, कांच की समतल चादर की भांति होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा। तो ये जो है 124 का ए हो जाएगा, F22 1/60। कैमरे का उद्भास कैमरे के द्वारक के क्षेत्रफल तथा समय पर निर्भर करता है, अतः उद्भास जो होगा d² × t के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। तो ये जो तुलना की जा सकती है किससे, फिल्म से, ठीक है। दोस्तों अगर इसका PDF आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाइए आप वीडियो मतलब इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर लेना, और वहाँ चैनल को ज्वाइन भी कर लेना, क्योंकि उस पर मैं और भी चीज़ें PDF डालते रहता हूँ अच्छे क्वेश्चन की। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है, तो किस भाग पर बनता है ये आप सभी को पता होगा, ये दृष्टि पटल पर बनता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, दृष्टि पटल रेटिना पर बनता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, ये रेटिना पर बनता है, आप सभी को पता ही है। ये सेम ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से दे रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंबित बनाती हैं, किस वस्तु पर बनाती हैं, ये रेटिना पर बनाती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह किसके कारण होता है, ये परावर्तित करता है, जिसे वह परावर्तित करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये कौन कौन से आधारभूत रंग है, ये आप सभी को पता है, लाल, हरा तथा नीला,
ये तीनों प्राइमरी रंग होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो टीवी के पर्दे पर जो विभिन्न रंग प्रकट होते हैं ये मूल रंग है लाल, हरा और नीला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। तब प्रकाश का रंग क्या हो जाता है दोस्तों? हो जाता है सफेद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग जो होते हैं वो लाल, पीला, नीला होते हैं, तो इसमें काला नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन रंग मूल रंग कौन से हैं? लाल, पीला, नीला या नीला, हरा, लाल? तो इसका जो सही आंसर होगा बी है, नीला, हरा, लाल, ये प्राथमिक रंग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, ये सभी को पता है, ये 7 होती है। विज्ञोर के अनुसार इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वो 7 रंग ही सूर्य के प्रकाश में होते हैं। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। तो इसमें जो विषम है वो कौन सा है? ये भूरा होगा, क्योंकि लाल, हरा, पीला ये प्राइमरी ना और ये भूरा नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस पर हम विचार करते हैं, देखते हैं। गोधूली, इसमें उपयुक्त में से कौन से दृष्टि भ्रम है? दृष्टि भ्रम बताने हैं आपको। ठीक है, तो गोधूली से सूर्य का आमाप, ये दृष्टि भ्रम है। ठीक है, ऊष्मा में सूर्य का रंग उषा काल में, तो ये भी सही है। उषा काल में चंद्रमा का दिखना, ये गलत है। आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये सही है। आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ये गलत है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, आगे जो है वो क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये चैप्टर प्रकाश का पूरा आज समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी नया आया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो आपको घन चक्र के हर एक सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जितने भी आए हुए हैं। और आज हमारे जो है पॉलिटी और हिंदी का भी वीडियो अपलोड हो गई है, वहाँ पर भी आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह की इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।